हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो बेटा हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर सप्लाई का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर किसी बच्चे को पहले से डिमांड का चैप्टर आता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आता है, तो सप्लाई भाई चुटकी बजा के खत्म। सप्लाई का चैप्टर चुटकी बजा के क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। और वैसे ही माता रानी का आशीर्वाद इस चैप्टर के अंदर, तो जोर से बोलो जय माता दी। चलो सबसे पहले सप्लाई का मीनिंग बता रहा है। सप्लाई का मीनिंग क्या है? ठीक है ना। सबसे पहले आपको ये क्या बता रहा है, सप्लाई का मीनिंग क्या है। तो सप्लाई का मीनिंग क्या है भाई? सप्लाई का मीनिंग क्या है? देखो सप्लाई का क्या मतलब है, सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूं तो मैं एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैं क्या हूं, एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूं, होंडा की कंपनी हूं भाई। तो मैं क्या कर रही हूं, कार मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूं। तो मुझे मार्केट में क्या करनी है, मुझे मार्केट के अंदर कार की सप्लाई करनी है। मुझे मार्केट के अंदर क्या करना है, कार की सप्लाई करनी है। डिमांड में क्या होता था, हाँ जी, डिमांड में क्या होता था कि एक कंज्यूमर डिमांड करता था गुड्स की, किसी भी कॉमोडिटी की या सर्विसेज की क्या करता था, कंज्यूमर डिमांड करता था। उसका एक प्राइस, क्वांटिटी, इन चीजों का ध्यान रखा जाता था। तो यहाँ पे सप्लाई में क्या ध्यान रखा जाएगा कि जो एक फर्म है, हाउ मच फर्म इज विलिंग टू सेल। तो होंडा की कंपनी कितनी गाड़ियां बेचना चाहती है, नॉट हाउ मच इट एक्चुअली सेल्स। कितनी एक्चुअल में उन्होंने बेची उससे नहीं है, विलिंग कितनी है, वो बेचना कितना चाहती है, डिजायर क्वांटिटी कितना वो बेचना चाहती है, ओनली यहाँ पे विलिंगनेस इंडिकेट की जाती है। दूसरा अगर आप यहां पे देखोगे, फीचर्स के अंदर बता रहा है, supply of a commodity does not compromise the entire stock of the commodity। मतलब फॉर एग्जाम्पल सप्लाई ऑफ टीवी, अब जो सैमसंग की कंपनी इन द मार्केट इज नॉट द टोटल अवेलेबल स्टॉक ऑफ टीवी सेट्स, it is a quantity which Samsung are willing to bring into the market for sale। तो यहां पे क्या कह रहा है ये, इस पॉइंट को अगर आप देखोगे, पॉइंट क्या बोलना चाहता है, इट इंडिकेट्स द क्वांटिटी दैट फर्म इज विलिंग टू ब्रिंग इनटू द मार्केट एट अ पर्टिकुलर प्राइस। मतलब कि फर्म अपने प्रोडक्ट को, देखो पूरा इंटायर स्टॉक उसको लाके नहीं बेचना। जो होंडा की कंपनी है उसे ये भी देखना है कि भैया हमें किस प्राइस पे अपनी वस्तु को बेचना है। तो दूसरा यहाँ पे फीचर क्या होगा, सप्लाई के अंदर जो भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो ये डिसाइड करेगी एक पर्टिकुलर प्राइस, किस प्राइस पे हम लोगों को अपनी कॉमोडिटी को बेचना है। सप्लाई इज ऑलवेज एक्सप्रेस विद रेफरेंस टू प्राइस। तो हमेशा जो सप्लाई होती है वो एक्सप्रेस होती है, बताया जाता है कि भैया जिस वस्तु को हम मार्केट में बेच रहे हैं उसका प्राइस क्या होगा, क्योंकि कई बार हो सकता है प्राइस चेंज हो जाता है। द क्वांटिटी सप्लाइड मे ऑल्सो चेंज, कई बार जो क्वांटिटी वो लोग मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं वो भी चेंज हो जाती है। सप्लाई इज ऑलवेज विद द रिस्पेक्ट टू अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे टाइम की भी बात कर रहा है। तो टोटल देखा जाए जो सप्लाई है उसकी डेफिनेशन के अंदर चार बातें आ गई, ये देखो लिखा भी है यहाँ पे। टोटल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे चार एसेंशियल पॉइंट्स आ गए, यस और नो। सप्लाई के अंदर टोटल कितने एसेंशियल पॉइंट्स आ गए, चार आ गए। सबसे पहले यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया कि जो होंडा की कंपनी है, तो भैया होंडा की कंपनी अपनी क्या बेचना चाहती है, कार। सबसे पहले वो ये चेक करेगी कि कितनी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी हमें अपनी मार्केट में लेके आनी है। विलिंगनेस टू सेल, कितनी हम मार्केट में बेच सकते हैं, उनका प्राइस क्या होना चाहिए, किस टाइम पीरियड में हम लोग निकालेंगे, किस टाइम पीरियड में हम लोग उस कार को निकालेंगे। जैसे अभी दिवाली आ रही है, तो भैया दिवाली में, धनतेरस में हम लोग क्या डिस्काउंट करेंगे, तो क्या प्राइस चेंज हो जाएगा, यस। क्या क्वांटिटी चेंज हो सकती है, यस। तो ये टोटल चार एसेंशियल एलिमेंट्स है सप्लाई के अंदर जिसे हमें ध्यान रखना है।
तो यहाँ पे सप्लाई की डेफिनेशन लिखी है, अगर एग्जाम में आती है तो ये डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो जो नोट्स बनाओगे ऊपर हेडिंग डालोगे सप्लाई चैप्टर, और सबसे पहले क्या नोट्स बनाओगे, सप्लाई की डेफिनेशन। सप्लाई की डेफिनेशन, उसके अंदर ये 4 एलिमेंट्स, एक बार इतना लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो सप्लाई के अंदर कितने एसेंशियल एलिमेंट आते हैं, 4। मैंने यहाँ पे आपको बेस्ट एग्जांपल दिया होंडा कंपनी का। तो होंडा कंपनी क्या कर रही है बेटा, कार मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले होंडा कंपनी क्या है, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग, कि भैया वो कितनी क्वांटिटी मार्केट के अंदर क्या करना चाहती है, बेचना चाहती है। फिर उसके बाद एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस, कितना मार्केट में वो सप्लाई करेगी, कितना मार्केट के अंदर क्या करेगी, वो सप्लाई करेगी। तो सबसे पहले उसे क्वांटिटी चेक करनी होगी कि कितना प्रोडक्शन कितना किया जाए, कितनी क्वांटिटी हमें बेचनी है, और उसके बाद वो लोग मार्केट में क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। उसका एक प्राइस होगा और एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर वो सप्लाई करेंगे। उसके बाद इंडिविजुअल सप्लाई होती है, मार्केट सप्लाई होती है। इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये समझ लो इंडिविजुअल सप्लाई क्या है, मार्केट सप्लाई क्या है। देखो इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब होंडा कंपनी क्या कर रही है भाई, एक इंडिविजुअल फर्म अपनी कमोडिटी को, अपनी वस्तु को मार्केट के अंदर क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर और एक गिवन प्राइस के अंदर सप्लाई कर रही है। मार्केट सप्लाई का मतलब क्या है, जहां पे ऑल फर्म, सारी फर्म्स का क्या बिलिंग है, कितना वो मार्केट में सप्लाई करना चाहते हैं, किस प्राइस पे और गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे। तो मार्केट सप्लाई में क्या होगा, सारी फर्म्स आ जाएंगी, ऑल फर्म्स आ जाएंगी। इंडिविजुअल सप्लाई में क्या होगा, इंडिविजुअल फर्म आएगी। मतलब यहाँ पे एक कंपनी आएगी, होंडा कंपनी, और मार्केट सप्लाई में क्या होगा, सारी कंपनीज आ जाएंगी, होंडा, मारुति सुजुकी, होंडाई, फोर्ड, ठीक है, महिंद्रा, सारी कंपनीज इसके अंदर आ जाएंगी, जितनी भी कंपनीज है। तो ये आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। सप्लाई और स्टॉक में क्या डिफरेंस है, तो देखो स्टॉक का मतलब क्या है, जो कंपनी ने टोटल प्रोडक्शन की है उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक का मतलब क्या है, टोटल क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज अवेलेबल विद द फर्म एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो स्टॉक का मतलब क्या है, कुल उत्पादन, उस वस्तु का कुल उत्पादन फर्म के द्वारा कितना किया गया एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। एक बार ऐसा करो, ये स्टॉक लिख लो, फिर बताता हूं जरा। चलो जी आगे चलते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट बात कर रहे थे सप्लाई और स्टॉक की। तो स्टॉक का मतलब क्या होता है, जो कुल उत्पादन किया जा रहा है उसे हम स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। 1 मिनट लाइट आ गई है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे थे स्टॉक की। तो स्टॉक का मतलब क्या होता है भाई, कुल उत्पादन। स्टॉक का मतलब क्या होता है, कुल उत्पादन। तो होंडा की कंपनी क्या कर रही है भाई, वो अपनी कार का कुल उत्पादन करेगी। अब जितना उत्पादन करेगी मार्केट में उतना सप्लाई कर देगी, नहीं, वेरी गुड। तो जितनी भी कंपनियां जितना अपना उत्पादन करती हैं, जितना प्रोडक्शन करती हैं, वो सारा का सारा, मतलब कि पूरी की पूरी कमोडिटी को वो मार्केट के अंदर सप्लाई नहीं करती, ठीक है ना। तो जितना वो सप्लाई करेंगी, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि सेलर ने यहाँ पे जो है उत्पादन किया 50 टन का, चीनी बना दी भाई अपने गोडाउन के अंदर, और बेचने के लिए कितनी 30 टन चीनी का सप्लाई किया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक, यस और नो, सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक। कितने बच्चों को समझ में आ गया स्टॉक क्या है, कितने बच्चों को स्टॉक समझ में आ गया, खुशी, दीपांशु, अभ्या। सप्लाई और स्टॉक में क्या डिफरेंस है बेटा, ये पढ़ लेना, ये आपका होमवर्क रहेगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर सप्लाई डिटरमाइन की जाती है। देयर आर सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन विच सप्लाई इज डिटरमाइंड। सबसे पहले प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, ये आपने वहां पे भी पढ़ा था खुशी, डिमांड के अंदर।
तो प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे कि हम लोग सप्लाई डिटरमाइन करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ डिटरमाइनिंग सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज प्राइस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्राइस है। जनरल रूल क्या है, अगर प्राइस किसी भी वस्तु का अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बोलो क्यों? क्योंकि बेटा हर कोई सेलर यही चाहेगा कि उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। बात समझ में आ रही है? देखो यहां पे लिख रहा है, अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर वाइसा वर्सा, क्योंकि देखो उसके पास ग्रेटर चांस है ना प्रॉफिट अर्न करने का, क्या है, बहुत अच्छा चांस है। तो अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो भाई सेलर क्या करते हैं, अपनी सप्लाई भी मार्केट के अंदर बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा उनका स्टॉक क्या करे, उस टाइम पे निकल जाए। भाई जिस टाइम पे किसी प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा मांग हो गई और उसका प्राइस भी बढ़ने लग गया तो हर कोई सेलर चाहेगा कि उसका प्रोडक्ट, उसका स्टॉक जल्दी से खाली हो जाए। प्राइस ऑफ अदर गुड्स, अब देखो अदर गुड्स की क्या कहानी है, तो होंडा कंपनी अपनी कार बना रही है और भी कंपनियां कार का प्रोडक्शन कर रही है, तो भैया प्राइस ऑफ अदर गुड्स, अगर अदर गुड्स का प्राइस बढ़ेगा, देखो यहां पे लिखा हुआ है, as resources have alternative uses, the quantity supplied of a commodity depends not only its price, मतलब कि हम अपने प्राइस के ऊपर ही क्या है, निर्भर नहीं होते, अदर कमोडिटीज के प्राइस क्या चल रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स make them more profitable in comparison to the given commodity. As a result, firm shift its limited resources from production of the given commodity to the production of other commodity. तो मार्केट के अंदर अब जो कंपनी कार बना रही है वो एक कार का मॉडल तो नहीं बना रही, बहुत सारी कारें बन रही है। तो अगर किसी कार, अगर कस्टमर को कोई कार पसंद आ रही है, लिखा ना यहाँ पे प्राइजेस ऑफ अदर गुड्स, तो और अदर कंपनीज भी क्या कर रही है भाई, कार मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, और अदर कंपनीज भी क्या कर रही है, कार मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स मेक्स देम मोर प्रॉफिटेबल इन कंपैरिजन टू गिवन कमोडिटी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं आपको यहाँ पे अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं और बिजनेस पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ा रहा हूं। अब मान लेते हैं कि भाई मेरी बहुत ज्यादा डिमांड है अकाउंट्स की, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज्यादा डिमांड से मेरी अकाउंट्स की, तो मैंने अपने प्राइस बढ़ा दिए, मैंने अपने क्या कर दिए, प्राइस बढ़ा दिए, तो भी मेरी क्या है, अकाउंट्स की क्लासेस सेल हो रही है, पेन ड्राइव जो ऐप है उसके अंदर मेरी क्लासेस सेल हो रही है। अब बात करते हैं प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अब जो मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास है उसकी बात करते हैं, प्राइस ऑफ अदर गुड्स की बात करते हैं यहां पे। अब अगर मान लो कि मैं अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास को बेच के भी प्रॉफिट अर्न करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, हाँ जी, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे ये देखना होगा कि भैया और जो लोग हैं मार्केट में इकोनॉमिक्स का उन्होंने क्या प्राइस रखा हुआ है, किस प्राइस पे वो अपनी क्लासेस को बेच रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो ये इकोनॉमिक्स है वो लोग क्या कर रहे हैं भाई साहब, प्राइस बढ़ा दिया है उन्होंने, उन्होंने मार्केट के अंदर अपना प्राइस क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जैसे अभी आप देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब 4-5 महीने रह गए हमारे पेपर आ जाएंगे, 4-5 महीने रह गए हमारे पेपर आ जाएंगे, तो उन्होंने कोई पैकेज निकाल दिया कि भैया इतने पैकेज में आप इकोनॉमिक्स पढ़ लो। तो अगर मेरे पास मेरा प्रोडक्ट रेडी है तो मेरी देखो अकाउंट्स की क्लास तो बिक ही रही है, क्या मैं अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास को भी सेल में लेके आ जाऊंगा, आंसर इज यस। उससे मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, उससे मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स से व्हीट, ठीक है जी, which induce the farmer to use the land for cultivation of wheat, कि भैया वो किसका कल्टीवेशन करें, किसकी खेती करें, wheat की खेती करें, in place of given commodity rice। तो देखो सीधी सी बात है, मान लो मेरी अकाउंट्स की क्लास बिक रही है, नहीं बिक रही है वो छोड़ो, भैया मार्केट के अंदर अगर मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास बिकनी स्टार्ट हो गई
किसी भी वजह से, तो मैं क्या करूंगा, अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास की सप्लाई बढ़ा दूंगा। बात समझ में आ रही है? अगर किसी लैंड से क्या हो रहा है भाई, आपको वीट की सेल बढ़ गई, आप दो चीजों का उत्पादन कर रहे हैं, आप वीट का उत्पादन भी करते हैं, राइस का उत्पादन भी करते हैं, मार्केट के अंदर वीट के अच्छे दाम मिल रहे हैं, तो आप लोग क्या करोगे, फार्मर्स क्या करेंगे, किसका कल्टीवेशन करेंगे, वीट का कल्टीवेशन करेंगे। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या मुझे बताओ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है ना, चार चीजों से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बनता है। तो अगर मुझे बताओ इनका प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जिस चीज का अगर हम उत्पादन कर रहे हैं, अगर उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, अगर उसका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है, तो उससे क्या होने वाला है स्टूडेंट, हमारी कॉस्ट इंक्रीज होने वाली। ठीक है, ये एग्जांपल पढ़ लेना। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या लिखा हुआ है, टेक्नोलॉजी चेंजेस इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, advance and improve technology reduce the cost of production and raise the profit। देखो सीधी सिंपल सी बात है, अगर अगर कोई एडवांस टेक्नोलॉजी है, कोई इंप्रूव टेक्नोलॉजी है, उससे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, उससे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। मतलब जो हम उत्पादन कर रहे हैं जिस भी चीज का, उसमें हमारी लागत कम आ रही है, हमारी कॉस्ट कम आ रही है, तो हमारे प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, हमारे प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब जैसे एकेडमी 99, ठीक है जी, तो एक ऐप बन गई, ऐप बनने का बेनिफिट क्या है कि भैया मैंने अपनी रिकॉर्डेड क्लासेस उसमें अपलोड कर दी, अब जिस भी बच्चे को खरीदनी है वहां से खरीद लेगा। क्या मुझे बताओ टेक्नोलॉजी का मुझे बेनिफिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा, मिल रहा है, इससे मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और सप्लायर क्या करेगा, सेलर अपनी सप्लाई को भी क्या कर देगा, मार्केट के अंदर इंक्रीज कर देगा। हाउएवर अगर टेक्नोलॉजी का डिग्रेडेशन हो जाए, अगर टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाए, तो भैया मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इससे मेरी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी लिख के आ जाओगे, एक बार चैट बॉक्स में बता दो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बताओ जी। अभ्या को समझ में आ रहा है, वेरी गुड, चलो खुशी को भी आ रहा है, दीपांशु चलो बेटा। गवर्नमेंट पॉलिसी, अब देखो गवर्नमेंट पॉलिसी भी सप्लाई में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर मुझे बताओ टैक्स के रेट बढ़ जाएंगे तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई जो मैं माल खरीदूंगा वो मुझे महंगा मिलेगा टैक्स की वजह से। अगर मेरी किसी भी चीज के ऊपर, जो चीजें मैं खरीद रहा हूं किसी भी वस्तु को बनाने के लिए, अगर मेरे टैक्सेस इंक्रीज हो जाते हैं, सब्सिडी खत्म हो जाती है। सब्सिडी आपको पता है ना, गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है। जैसे एलपीजी सिलेंडर जो आता है आपके घर में, तो उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी देती है। तो भाई अगर टैक्स रेट बढ़ जाएंगे तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा और मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो सीधी सिंपल सी बात है, जब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा हमेशा प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म, तो इसको भी पढ़ लेना आप लोग। बाकी ये वाला हम लोग अभी बाद में करेंगे, ये लेटर ऑन करेंगे हम लोग चैप्टर में। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई क्या होता है ये बाद में करेंगे डिटेल के अंदर। आगे कह रहा है हमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई। ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई आपका होमवर्क रहेगा, पढ़ लेना, कोई डाउट आता है मुझे बता देना, एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगेन इसके अंदर देखो वही चीजें आ रही है, बस ये मार्केट सप्लाई की बात कर रहा है। मार्केट सप्लाई में पता लग गया ना, ऑल फर्म्स आ जाएंगी। इंडिविजुअल सप्लाई में क्या होता है, एक फर्म की बात होती है। अब आ जाओ सप्लाई फंक्शन क्या होता है भाई, तो सप्लाई फंक्शन क्या है, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर। ये तो मानते ही हो, किसी भी वस्तु की जो सप्लाई है वो नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर क्या है, डिपेंड्स है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर आप लोगों ने देखे अभी, व्हेन, और आपने टैक्सेशन फैक्टर देखा, आपने टेक्नोलॉजी फैक्टर देखा, आपने प्राइस फैक्टर देखा, प्राइस ऑफ अदर फर्म्स का फैक्टर आपने देखा।
तो ऐसे बहुत सारे आपने फैक्टर्स देखे जिसके ऊपर सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी क्या है, डिपेंड्स है। व्हेन ऑल डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई आर पुट टुगेदर, अगर इन सबको हम एक साथ क्या कर दें, जोड़ दें, तो ये क्या बन जाएगा, फंक्शनल रिलेशन बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सप्लाई फंक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, सप्लाई फंक्शन। अब देखो इसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे, सारी चीजें आ जाएंगी इसके अंदर। पी एक्स का मतलब क्या है, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, जिस वस्तु को सेलर बेच रहा है उसका क्या प्राइस है। पीओ का मतलब क्या है, अदर कमोडिटीज का क्या प्राइस चल रहा है। तो भैया आप वीट का और राइस का दोनों का उत्पादन कर रहे थे, ठीक है, आपको पता लगा मार्केट में वीट की सेल ज्यादा हो रही है, तो जो फार्मर्स हैं वो किसका कल्टीवेशन स्टार्ट कर देंगे, वीट का कल्टीवेशन स्टार्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि उसकी सप्लाई अच्छी हो रही है, उसका प्राइस अच्छा मिल रहा है मार्केट में। टेक्नोलॉजी आ गया, गोल आ गया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आ गए, टैक्सेशन पॉलिसीज आ गई, इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मतलब which is depend upon the supply of a commodity। समझ में आ गया। अगर एग्जाम में आता है कि भाई सप्लाई फंक्शन क्या होता है, तो आप लिख के आ जाना, फंक्शनल रिलेशनशिप है, सबसे पहले ये वर्ड लिख देना, फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड फॉर अ कमोडिटी, पर्टिकुलर कमोडिटी, एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंस। कौन कौन से फैक्टर, इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन, ये आपको इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन बता दिया। उसके बाद मार्केट सप्लाई फंक्शन में क्या होगा, ऑल फर्म्स आ जाएंगी। मार्केट सप्लाई फंक्शन में क्या होगा, ऑल फर्म्स आ जाएंगी। बाकी ये तो सारी चीजें सेम है, एक दो चीजें उन्होंने और ऐड कर दी, ठीक है ना, नंबर ऑफ फर्म्स कितनी आप ले रहे हो वहां पे। तो मार्केट का मतलब आपको पता है, सारी फर्म्स का सप्लाई फंक्शन बताया जा रहा है। सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, सप्लाई शेड्यूल क्या है, टैबुलर स्टेटमेंट है शोइंग वेरियस क्वांटिटी of a commodity being supplied at a various level of price during a given period of time। तो देखो सप्लाई शेड्यूल के अंदर दो चीजें आती हैं, एक इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, एक मार्केट सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल का मतलब क्या है, टैबुलर स्टेटमेंट है। देखो स्टेटमेंट दिखाता हूं, ये आपका सप्लाई शेड्यूल है, पर इस शेड्यूल को क्या बोल रहे हैं, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। इसमें क्या हो रहा है, अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी एक्स, कोई भी एक्स एक कमोडिटी है, इंक्रीज विद द इंक्रीज इन प्राइस। देखो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है हमने क्वांटिटी बढ़ा दी है। तो सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, सप्लाई शेड्यूल क्या है, टैबुलर स्टेटमेंट है जो क्या शो करती है हमें, वेरियस क्वांटिटीज, जो भी क्वांटिटीज हम क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु की अलग अलग प्राइस पे एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। तो अगर एग्जाम में आ जाता है भाई सप्लाई शेड्यूल क्या है, ये वर्ड पक्का लिख के आना, एक टैबुलर स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपको क्या शो कर रही है, जो हम क्वांटिटी क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। किसकी क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं, किसी भी वस्तु की। किस पे सप्लाई कर रहे हैं, वेरियस लेवल ऑफ प्राइस, अलग अलग प्राइस पे कर रहे हैं, गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कोई भी एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो इंडिविजुअल सप्लाई में क्या होगा, एक फर्म, इंडिविजुअल सप्लाई में भी क्या लिखोगे, टैबुलर स्टेटमेंट, जिसके अंदर वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट आ प्रोड्यूसर, यहां पे एक प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट अ वेरियस प्राइस लेवल एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और मार्केट में क्या आ जाएगा, हाँ जी, आ प्रोड्यूसर आया था ना, देखो यहाँ पे ऑल प्रोड्यूसर आ जाएंगे। तो एग्जाम में ये एक एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, एक एक नंबर का स्टूडेंट ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। एक बार ये पढ़ के देख लो, नोट्स आप सबके पास आ चुके हैं। जो बच्चा ये रिकॉर्डिंग देख रहा है प्लीज एक बार जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है पढ़ के देख लो। चलो जी ध्यान से देखना, तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, अभी तक जितना भी अभी हमने पढ़ा है ना, एक एक नंबर का आएगा। और जो डिटर्मिनेंट्स थे ना सप्लाई के, वो बाई चांस 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। आगे देखो यहाँ पे क्या कहानी होगी, आगे आप आ जाओ, सप्लाई कर्व क्या होती है, ये भी 1 नंबर का एग्जाम में आएगा। सप्लाई कर्व क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो आपका सप्लाई शेड्यूल था। तो सप्लाई शेड्यूल क्या था, एक टैबुलर स्टेटमेंट थी विच शोज,
जो ये शो कर रही थी कि आप किसी वस्तु की जो सप्लाई है वो गिवन प्राइस और किस टाइम पे आप सप्लाई कर रहे हैं, वो आपका सप्लाई शेड्यूल था। तो सप्लाई कर्व क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये देखो ग्राफिकल ये रिप्रेजेंटेशन कैसे है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे है, तो यहां पे ये आपको ग्राफ बना के बता रखा है। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व भी हो सकती है और मार्केट सप्लाई कर्व भी हो सकती है। इंडिविजुअल का मतलब क्या हो गया कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसकी होगी? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल की। मार्केट सप्लाई शेड्यूल में क्या होगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसकी होगी? मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अब यहाँ पे तीन बातें इंपॉर्टेंट होंगी। तीन बातें क्या है? डायरेक्ट रिलेशन होगा प्राइस का और क्वांटिटी सप्लाइड का, है ना। अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी। कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, ये हम एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं। एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि अगर प्राइस बढ़ रहा है किसी वस्तु का तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, कीपिंग अदर फैक्टर आर कांस्टेंट। इट कैन बी ड्रॉन for any commodity by plotting each combination of supply schedule on a graph। अब आपने जो भी यहाँ पे क्या की है, हाँ जी, जो भी आप यहाँ पे सप्लाई कर रहे हो प्राइस पे, जिस भी प्राइस पे आप सप्लाई कर रहे हो, इन सब पॉइंट्स को आप क्या करते जाओगे? जोड़ते चले जाओगे। अगर इन सारे पॉइंट्स को जोड़ते चले जाओगे तो क्या बन जाएगा? सप्लाई कर्व बन जाएगा। ठीक है, वो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व भी हो सकता है और मार्केट सप्लाई कर्व भी हो सकता है। देखो मार्केट सप्लाई कर्व इस तरीके से बन रहा है। ये ऐसे क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे एक सप्लाई हो गई इंडिविजुअल ए की, एक होंडा कंपनी की सप्लाई हो गई, और दूसरी सप्लाई किसकी हो गई? फोर्ड कंपनी की सप्लाई होगी। दोनों की सप्लाई को जोड़ूंगा तो क्या निकल जाएगा? मार्केट सप्लाई कर्व निकल जाएगा। आगे बात समझ में? तो एग्जाम में ये एक एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। ग्राफ बनाने को आ जाएगा आपको, मार्केट सप्लाई कर्व का ग्राफ बना के दिखा। तो आपको ग्राफ से याद करना है ये, इनका ग्राफ कैसे बनना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे भाई, ठीक है। और स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व का ये फॉर्मूला है। स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व का क्या है? ये फॉर्मूला है चेंज इन प्राइस चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन प्राइस चेंज इन क्वांटिटी, ये फॉर्मूला याद कर लो। तो मैं आपको पहले ही कह रहा हूं बहुत इजी है, चुटकी बजा के ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है सप्लाई का। जिस बच्चे को डिमांड का चैप्टर आता है ना उसके लिए बहुत इजी है। अब देखो लॉ ऑफ सप्लाई क्या होगा, आप सोचो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता था। तो डिमांड में क्या होता था? प्राइस बढ़ता था, डिमांड कम होती थी। तो लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई भी बढ़ जाएगी, और अदर फैक्टर्स को हम क्या मान के चलेंगे? वो कांस्टेंट है। ये हम यहाँ पे अजम्पशन लेके चल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या क्या अजम्पशन है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहली अजम्पशन क्या ले रहे हो? प्राइस ऑफ अदर गुड्स क्या है? कांस्टेंट है। टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। ये सारी हम लोग अजम्पशन ले रहे हैं। प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन सेम, जो वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं उसका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस सेम है। टैक्सेशन पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आ रहा। जो प्रोड्यूसर है उसके गोल में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो टोटल यहाँ पे 5 अजम्पशंस ली गई है लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर, कि प्राइस बढ़ेगा सप्लाई भी बढ़ेगी ड्यू टू दिस 5 अजम्पशंस। ठीक है जी। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट लॉ ऑफ सप्लाई, ये आपका होमवर्क रहेगा, एक बार इसे पढ़ लेना। अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये एग्जाम में 2 से 3 नंबर का आ सकता है। और लास्ट टॉपिक रहेगा आज की क्लास का एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, ये 3 से 4 नंबर का आ सकता है। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो सारा एक एक नंबर का था, और उसके बाद जो ये वाला टॉपिक हो रहा है यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो पहले इन दोनों टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगातार मैं बोलता ही चला जा रहा हूं, इसकी वजह से जल्दी कंप्लीट हो रहा है ये लेक्चर। तो बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या रीजन है, क्या रीजन है भाई लॉ ऑफ सप्लाई का। मतलब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अच्छा अजम्पशंस आपको पता है क्या क्या है, यहाँ पे अजम्पशंस ली गई हैं, एक बार रिपीट कर सकते हो।
क्या नाम है इसका? अभ्या बेटा माइक ऑन करके अजम्पशंस बता सकते हो, क्या क्या अजम्पशंस हैं? आपकी मैथ की क्लास तो नहीं है अभ्या? हाँ भैया, एक मिनट, हाँ एक मिनट, फोन आ रहा है, एक मिनट में जरा। ये मेरे को अजम्पशंस बता दो एक बार पढ़ के, क्या क्या अजम्पशंस हैं, मुझे माइक ऑन करके पढ़ के बता दो। Assumption of law of supply. Price of other goods is constant. There is no change in the state आवाज क्यों of नहीं आ रही? technology. एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। The Bluetooth device is ready to pair. रुक जाओ, हाँ चलो आप बोलो, अब बोलो एक बार। Price of other goods is constant. There is no change in the state of technology. Prices of factor of production remain the same. There is no change in the taxation policy. Goal of the producer remain the same. ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? हाँ जी, ये समझ में आ गया, एक बार मुझे बता दो। तो जब भी आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग रीजन फॉर लॉ ऑफ सप्लाई, तो हमेशा बेटा आप लोग याद रखेंगे कि लॉ ऑफ सप्लाई की क्या अजम्पशन है। ठीक है, सबसे पहली अजम्पशन क्या है यहाँ पे, मतलब टोटल आपने 5 अजम्पशंस पढ़ लिए। अब यहाँ पे क्या रीजन है लॉ ऑफ सप्लाई के, मतलब कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ती है। देखो सबसे पहला यहाँ पे रीजन क्या आ रहा है, प्रॉफिट मोटिव। पढ़ दो इसको, अब यह माइक ऑन करके पढ़ दो बेटा। Reason for law of supply. Let us now try to understand why the supply of a commodity explained as the price rises. The main reason for the operation of law of supply are: first, profit motive. The basic aim of producers while supplying a commodity is to secure maximum profits. When price of a commodity increases without any change in the cost, it raises their profit. So producer increase the supply of the commodity by increasing the production. On the other hand, with fall in price, supply also decrease as profit margin decreases at low prices. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो दो बातें प्रॉफिट मोटिव के अंदर, कोई भी यहाँ पे प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट क्या करना चाहता है, मैक्सिमाइज करना चाहता है। उसको पता है कि अभी प्राइस बढ़ गया है, इस कॉमोडिटी का प्राइस क्या है, बढ़ गया है, तो इसकी वजह से वो अपना प्रॉफिट क्या करना चाहता है, मैक्सिमाइज। ऑन द अदर हैंड अगर प्राइस गिर जाएगा तो वो अपनी सप्लाई रोक देगा, क्योंकि सस्ते दामों में कोई भी प्रोड्यूसर नहीं चाहेगा कि उसका माल मार्केट में बेचा जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स। कुछ ही पढ़ो बेटा, अभ्या माइक ऑन करके पढ़ो। Change in number of firms. A rise in price induces the prospective producers to enter into the market to produce a given commodity so as to earn higher profits. Increase in number of firms raises the market supply. However, as the price starts falling, some firms which do not expect to earn any profit at a low price either stop to production or reduce it. It reduces the supply of the given commodity as the number of firms in the market decreases. तो यहाँ पे क्या समझ में आया आपको, चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स, दो ही बातें होंगी, या तो नंबर ऑफ फर्म्स मार्केट में बढ़ जाएंगी या तो नंबर ऑफ फर्म्स मार्केट में कम हो जाएंगी। पहली बात करते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ फर्म्स मार्केट में बढ़ गई। देखो लिख रहा है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स, तो रेज द मार्केट सप्लाई। मुझे बताओ अगर नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ जाएंगी तो मार्केट में सप्लाई भी बढ़ जाएगी, इससे क्या होगा, प्राइस जो है वो कम हो जाएगा, है ना। पहले एक चीज को बेचने वाले 5 लोग थे, अब एक कॉमोडिटी को बेचने वाले 10 लोग हो गए, तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कोई भी यहाँ पे प्रोड्यूसर नहीं चाहेगा कि वो लोअर प्राइस पे क्या करे,
हाँ जी, अपना माल मार्केट के अंदर बेचे, तो उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो अपनी प्रोडक्शन को क्या कर दे भाई, बंद कर दे, या तो अपना प्राइस रिड्यूस कर दे। अगर उसे माल बेचना है तो प्राइस रिड्यूस करे और लो प्रॉफिट अर्न करे। It reduce the supply of a given commodity as a number of the firm in the market decrease. It reduce the supply of the given commodity as number of firms in the market decrease. क्या मतलब इसका? हाँ जी, इसका क्या मतलब है? भैया अगर अगर नंबर ऑफ फर्म्स मार्केट में बढ़ रही है तो सप्लाई बढ़ जाती है। अगर मार्केट के अंदर नंबर ऑफ फर्म्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, तो क्या उससे सप्लाई कम नहीं हो जाएगी मार्केट में? आप मुझे बताओ ना, उस चीज की सप्लाई कम हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हैं रिड्यूस द सप्लाई ऑफ अ गिवन क्वांटिटी। किसी भी वस्तु की सप्लाई कम कब हो जाती है? जब नंबर ऑफ फर्म्स क्या हो जाती है मार्केट के अंदर, कम हो जाती है। और लास्ट है हमारा चेंज इन स्टॉक, इसे पढ़ो अब भैया। Change in stock. When the price of a good increases, the seller are ready to supply more goods from their stocks. However, at a relatively lower price, the producers do not release big quantities from their stocks. They start increasing their inventories with the view that price may rise in near future. समझा सकते हो इसे, क्या कहना चाहता है ये? खुशी, दीपांशु, अभ्या, कोई भी बच्चा इस पॉइंट को समझाना चाहेगा, चेंज इन स्टॉक? देखो आप यहाँ पे बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं। मुझे बताओ, जो आलू है, पोटैटो है, क्या वो पेरिशेबल गुड्स है? क्या पोटैटो जल्दी खराब हो जाता है क्या? नहीं, आलू जल्दी खराब नहीं होता। तो भैया लोग क्या करते हैं, आलू के अंदर तो ब्लैक मार्क, काला बाजारी भी चलती है। तो मुझे बताओ, अगर कोई आलू का सप्लायर है तो भाई वो आदमी क्या करेगा? अगर आलू का सप्लायर है, आलू का प्रोड्यूसर है, तो वो बंदा क्या करेगा? अगर मार्केट में प्राइस आजकल बढ़ा हुआ है, अगर मार्केट में आजकल प्राइस बढ़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा मार्केट में सप्लाई करेगा, उसे अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना? और अगर मार्केट में कम दाम चल रहा है तो वो प्रोड्यूसर क्या करेगा भैया? वो जो उसके पास स्टॉक है उसको नहीं बेचेगा, वो अपने यहां से ज्यादा स्टॉक नहीं निकालने वाला, कम कम में स्टॉक निकालेगा, क्योंकि उसको पता है आगे चल के फ्यूचर में, अभी तो इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, उसके पास स्टॉक बढ़ जाएगा, उसको पता है फ्यूचर में क्या है, आलू का प्राइस बढ़ने वाला है। और आलू के साथ यही हुआ। आपको मार्केट में बता दूं, अभी दो महीने पहले आलू का जो प्राइस है वो 20 रुपए चल रहा था। मतलब कि 20 रुपए का आपको 1 किलो 1.5 किलो आलू मिल रहा था। भाई यार डबल प्राइस हो चुका है, 40 रुपए प्राइस हो चुका है। 40 रुपए में आपको बस 1 किलो आलू मिल रहा है, तो 40-50 रुपए आलू चला गया। तो जिस टाइम पे 20 रुपए प्राइस चल रहा था, जितने भी आलू के प्रोड्यूसर थे उन्होंने क्या किया भैया, आलू की सप्लाई रोक दी। सप्लाई क्यों रोकी? उनको पता है आगे चल के प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा, और आलू खराब तो होने वाला है नहीं, तो स्टोर करके रख लिया। अब ये जो प्राइस होगा ये आगे चल के न्यू ईयर में आप मान के चलो कम होगा प्राइस। अभी मैं आपको बता दूं एट परसेंट प्याज के प्राइस, ओनियन के प्राइस भी बढ़ने वाले। तो ये एज अ इकोनॉमिक्स, देखो मैं आपको चीजें बता रहा हूं, आप देख लेना 70-80 रुपए किलो चला जाएगा प्याज, ठीक है? आपको ये नजर आ जाएगा 70। जैसे बीच में टमाटर चला गया था, टमाटर नीचे आ गया बेटा 50 रुपए, और मैंने बताया था अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास के अंदर, ठीक है? एक्सेप्शंस में आ जाओ। अब यह समझ में आ रहा है बेटा? माइक ऑन करके बोलो। हेलो। Yes, sir.
अच्छा, मैं जब आपको डिमांड का चैप्टर पढ़ा रहा था, मैंने आपको उसी टाइम बता दिया था कि देखो टमाटर के प्राइस बढ़ेंगे। मैंने आपको बोला था 50, 60, 70, 80। मेरे पास अभी रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है। मैंने बताया था इस तरीके से प्राइस जाएगा, और मैंने कहा था कुछ टाइम के बाद दोबारा से प्राइस वो नीचे आएगा। क्या ऐसा आपको मार्केट में देखने को मिलता है या नहीं मिलता? ऐसा इकोनॉमिक्स में आपको चीजें बताता रहता हूं। हाँ जी, माइक ऑन करके बताओ। तो ये एनालिसिस आप लोगों को कब आएगा भाई? इसके लिए स्टडी करनी पड़ती है मार्केट की, इतनी आसानी से आपको नहीं आएगा ये। एक्सेप्शंस के अंदर आ जाओ। लॉ ऑफ सप्लाई की क्या एक्सेप्शंस है? एक्सेप्शंस का मतलब पढ़ो इसे, क्या लिखा है? जर्नल रूल पढ़ो इसे। बस ये लास्ट टॉपिक है आज, पढ़ो। माइक ऑन करो, माइक ऑन करो। अभ्या, Exception to law of supply. As a general rule, supply curve slopes upward showing the quantity supplied rises with a rise in price. However, in certain cases, positive relationship between supply and price may not hold true. The various expectations to the law of supply are future expectations. If seller expects a fall in price in the future, then the law of supply may not hold true. In this situation, the seller will be willing to sell more even at a lower price. However, if they expect the price to rise in the future, they would reduce the supply of the commodity in order to supply the commodity later at a high price. तो मुझे बताओ ये समझ में आया या नहीं आया पॉइंट? अगर फ्यूचर में सेलर को लग रहा है कि भैया मेरी वस्तु के दाम बढ़ने वाले हैं, अगर उसको लग रहा है कि मेरी वस्तु के दाम बढ़ने वाले हैं, तो वो अपनी सप्लाई, चाहे मार्केट में प्राइस ज्यादा है तो भी वो अपनी सप्लाई क्या कर देगा? कम कर देगा, क्योंकि उसे पता है फ्यूचर में प्राइस और बढ़ेगा। उसे पता है फ्यूचर में प्राइस और बढ़ेगा। और अगर उसे लग रहा है फ्यूचर में प्राइस और गिरेगा, तो वो अपनी सप्लाई क्या कर देगा? यहीं पे बढ़ा देगा। तो वैसे तो हम कहते हैं सप्लाई और प्राइस में क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है, मतलब पॉजिटिव रिलेशन होता है। पर क्या इनडायरेक्ट रिलेशन हो सकता है? आंसर इज यस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। नेक्स्ट आ जाओ, एग्रीकल्चर गुड्स पढ़ो। अब भैया पढ़ो बेटा, एग्रीकल्चर गुड्स। Agricultural goods. The law of supply does not apply to agricultural goods as their production depends on climatic conditions. If due to unforeseen changes in the weather, the production of agricultural products is low, then their supply cannot be increased even at higher prices. तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा एग्रीकल्चर गुड्स के अंदर क्या होता है। तो भैया जो एग्रीकल्चर गुड्स है उसमें लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड है? आपके मौसम के ऊपर डिपेंड है, आपके क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड है कि इसका क्लाइमेट कैसा है, ठीक है ना, उसके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है? पेरिशेबल गुड्स। Perishable goods. In case of perishable goods like vegetables, fruits, etc., sellers will be ready to sell more even if the price are falling. It happens because seller cannot hold such goods for long. तो ये तो आप सबको पता ही है कि सेलर क्या है? पेरिशेबल गुड्स को। पेरिशेबल गुड्स का मतलब समझते हो ना? नाशवान वस्तुएं जो जल्दी खराब हो जाती है, जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं। तो भैया अब मैंगो का सीजन चलता है, तो ये थोड़ी ना कि अब मैंगो बेच रहे हैं। अब जो मैंगो बेचे जा रहे हैं भाई, वो वाले मैंगो नहीं है, सीजनल नहीं है वो, ठीक है ना, वो बड़े खतरनाक है, तो खाना भी मत। फोर्थ पॉइंट क्या है? अब भैया पढ़ो बेटा फोर्थ पॉइंट। बस एक पॉइंट और रह गया, फिर कंप्लीट है। Rare articles. Rare
Artistic and precious articles are also outside the scope of law of supply. For example, supply of rare articles like painting of Mona Lisa cannot be increased even if their price are increased. अब जो रेयर आर्टिकल्स हैं, सीधी और सिंपल सी बात है भैया, जिनकी वैसे ही कमी है, ठीक है ना, तो उस केस के अंदर लॉ ऑफ सप्लाई आपका अप्लाई नहीं होने वाला, इट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक, लास्ट क्या आ गया, बैकवर्ड कंट्रीज। क्या है? Backward countries. In economically backward countries, production and supply cannot be increased with rise in price due to shortage of resources. अब अगर मान लो हमारे पास रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, तो भैया चाहे प्राइस ज्यादा मिल रहा हो तो भी हम क्या है उसकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी क्या है, उसके रिसोर्सेज की शॉर्टेज है। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर के अंदर जो हमने सप्लाई का चैप्टर स्टार्ट किया, बस यही वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, लॉ ऑफ सप्लाई के रीजंस और एक्सेप्शंस। इसके अलावा जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं ये सब एक एक नंबर का एग्जाम में आएगा। तो आप लोग जो मेन नोट्स बनाओगे, इसके नोट्स बनाना, रीजन फॉर लॉ ऑफ सप्लाई और एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। उसके अलावा अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं तो सप्लाई की डेफिनेशन 1 नंबर में, ठीक है जी। उसके बाद एक बार ना आप लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है ना, जिन बच्चों के पास बुक है वो मार्क कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया भाई, मीनिंग ऑफ सप्लाई। 1 नंबर का क्वेश्चन आना है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कितने एसेंशियल एलिमेंट है, तो भाई 4 एसेंशियल एलिमेंट है सप्लाई के अंदर। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स मान के चलो 2 से 3 नंबर का आ सकता है एग्जाम, तो आप 4-5 पॉइंट याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद एक एक नंबर का आएगा क्वेश्चन, ये तो छोड़ ही दो, इसमें बस इसको पढ़ लेना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई को तो आप पढ़ लेना। सप्लाई फंक्शन 1 नंबर का आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है। इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 4। मार्केट सप्लाई क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 5। एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये आएंगे। सप्लाई शेड्यूल क्वेश्चन नंबर 6, एक एक नंबर के लिए लिख लेना ये। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। उसके बाद ये सप्लाई कर्व क्वेश्चन 9, इंडिविजुअल वाला 10, मार्केट वाला 11। एक एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। मेनली इसके ग्राफ कर लेना बढ़िया तरीके से। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंस हो गई, इंपॉर्टेंस से ऊपर मेरे ख्याल से अजम्पशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा आपका, और 14 और 15 जो आज का था आपका, 14 और 15 जो अभी आपका था आज का, ये आपका 14 और 15 हो जाएगा। 1 मिनट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये क्वेश्चन नंबर 14 और ये लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय, टेक केयर, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। और बहुत ही इंपॉर्टेंट